हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के अतुल सर क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में द फ्रेंच रेवोल्यूशन के हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी। आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन इस बार हमें पढ़ाई को यहाँ से शुरू करनी है कि 1774 में लुई 16 फ्रांस देश का राजा बना था। जिस समय वह फ्रांस के गद्दी पर बैठा था उस समय उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थे। फिर उसकी शादी ऑस्ट्रिया के एक राजकुमारी मेरी एंटोनेट से होती है। लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या देखा कि उसका खजाना जो है पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब फ्रांस देश के राजा का खजाना इसलिए खाली हो चुका था क्योंकि उससे पहले जो भी राजा लोग थे वह कई तरह की लड़ाइयाँ दूसरे देशों से लड़े थे और उन लड़ाइयों में फ्रांस देश के राजाओं का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। इसलिए लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उसका खजाना खाली हो चुका था। अब लुई 16 को राजपाट भी चलाना था। तो इस हालत में लुई 16 अपने देश के लोगों से कर्ज लिया और इसी बीच लुई 16 अपने शासनकाल में एक लड़ाई लड़ता है और यह लड़ाई वह इनडायरेक्टली ब्रिटेन से लड़ता है। फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन थे और ब्रिटेन अमेरिका के लोगों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन वहाँ 13 कॉलोनीज बना चुका था कब्जा करके। अब लुई 16 ब्रिटेन से डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकता था, तो लुई 16 अमेरिका के 13 कॉलोनीज के लोगों को मदद किया उन्हें आज़ादी दिलाने में। क्योंकि लुई 16 के पास पैसा था नहीं तो लुई 16 अपने ही देश के लोगों से बिलियन में पैसा लिया और अमेरिकन लोगों को आर्थिक मदद दिया और हर तरह का वो मदद दिया जिससे अमेरिकन लोग आज़ाद हो सकें। और इस तरह से लुई 16 अमेरिका के 13 कॉलोनीज के लोगों को आज़ाद कराया, उसमें सफल हो गया। लेकिन इस काम में लुई 16 के ऊपर 2 बिलियन से भी अधिक कर्ज हो चुका था। जिन लोगों ने लुई 16 को कर्ज दिया था वे लोग लुई 16 से 10% इंटरेस्ट लेना चाहते थे। अब लुई 16 के ऊपर कई तरह के बोझ आ चुके थे जिसके लिए पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि लुई 16 को अपने ही महल की देख रेख करनी पड़ती थी जो वर्साय में थी। लुई 16 का महल बहुत भव्य था जिसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता था। लुई 16 को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को सैलरी देने में, अपने आर्मी के लोगों को सैलरी देने में भी बहुत ज़्यादा खर्च आता था। लुई 16 को अपने ही देश के यूनिवर्सिटी को चलाने में भी बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। अब इन सभी खर्चों के लिए लुई 16 परेशान था और उसके दिमाग में एक ही उपाय आया
और वो था टैक्स। लुईस 16 को लगा यदि हम टैक्स बढ़ा देंगे तो ये जो खर्च हैं ये मेंटेन किए जा सकते हैं। तो लुईस 16 टैक्स बढ़ाना चाहता था। फ्रांस देश में ये नियम था कि टैक्स देने का काम केवल थर्ड स्टेट के लोगों के पास था। फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग फ्रांस में टैक्स नहीं देते थे, ये उनको अधिकार मिला था। केवल थर्ड स्टेट के ही लोग सदस्य फ्रांस में टैक्स देते थे। तो ये इस स्थिति में लुईस 16 चल रहा था। अब लुईस 16 के शासनकाल में आप देख सकते हैं जो पीजेंट्स थे, किसान, वो 90% थे। 90% लोग किसान थे, लेकिन 60% लोगों का जो जमीन है, किसानों का जो जमीन है, वह नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स के पास था। तो केवल 40% लैंड किसानों के अधिकार में था। तो समझ जाइए, 60% किसान दूसरों के लैंड पर खेती करते थे, उनके पास अपना लैंड नहीं था। वो लैंडलेस पीजेंट्स थे, लैंडलेस किसान, लैंड किसी और का और वो किसी और के खेत में खेती करते थे। अब ऐसे किसान जो दूसरों के खेत में खेती करते थे, ऐसे किसानों को इसके बदले में, इस एहसान के बदले में उनके घरों में भी काम करना पड़ता था। उनके हर तरह के उनको मदद देना पड़ता था। फ्रांस देश के जो पीजेंट्स थे ये अद्भुत किसान थे। इन्हें जरूरत पड़ने पर लेबर के रूप में भी इनसे काम लिया जाता था। ये किसान अगर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ ये लेबर के रूप में काम करते थे। जरूरत पड़ने पर ये किसान सेना में भी काम करते थे। तो इस तरह से ये हर जगह इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो फ्रांस देश में पीजेंट्स का, आप क्या समझ रहे हैं, पीजेंट्स का शोषण हो रहा है, शोषण, जहाँ किसानों से हर तरह के काम लिए जा रहे हैं। इस तरह से इन किसानों का शोषण हो रहा था बच्चों फ्रांस देश में। आगे पीजेंट से देखिए टैक्स भी वसूले जाते थे। टाइप्स नाम का जो टैक्स है बच्चों, ये चर्च वाले वसूलते थे, क्योंकि आपको बता ही दिए हैं चर्च लोगों के पास भी लैंड था। तो चर्च वालों को भी अधिकार था टैक्स वसूलने का। उनको जन्म से ये विशेष अधिकार प्राप्त था कि चर्च वाले एक तो टैक्स नहीं देंगे और दूसरा ये अब पीजेंट से टैक्स ले सकते हैं। तो टाइथ नाम का टैक्स चर्च वाले किसानों से लेते थे। उसके बाद टाइल नाम का टैक्स किसानों से सरकार वसूलती थी। लुईस 16 के लोग वसूलते थे, यानी टाइल नाम का टैक्स लुईस 16 के पास जाता था और टाइल नाम का टैक्स चर्च के लोग वसूलते थे। तो सोचिए, एक ही आदमी से दो लोग टैक्स ले रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में पीजेंट्स थे। इसके अलावा भी फ्रांस देश के लोगों को कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा था, वो जरूरत वाली चीजों पर जिनको वे लोग रोज इस्तेमाल करते थे। खाने पीने की वस्तुओं पर कहिए, फ्रांस देश के लोगों को खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स देना पड़ रहा था। जैसे टोबैको है, साल्ट है, ऐसी चीजों पर भी टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस स्थिति में फ्रांस चल रहा था। तो फ्रांस देश के लोग इस स्थिति से बिल्कुल दुखी थे। तो कौन सबसे ज्यादा दुखी होंगे बच्चों? पीजेंट्स। और ये
फ्रेंच रेवोल्यूशन का आप कह सकते हैं ये कारण भी था। यही सब स्थिति के कारण फ्रांस में क्रांति हुआ। अब आइए हम आपको दूसरा टॉपिक समझाते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए फ्रांस देश के लोग सर्वाइव करते थे, यानी जिंदा रहना मुश्किल हो चुका था, जिंदा रहना मुश्किल हो गया था, सर्वाइवल संकट में था। ऐसा क्यों था आप समझिएगा। 1774 में फ्रांस की आबादी 23 मिलियन थी। कुछ सालों के बाद ये आबादी 28 मिलियन हो गई। आबादी तेजी से बढ़ा। तो फ्रांस देश की आबादी लुई 16 के टाइम में आपको बता रहे हैं तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे आबादी बढ़ी उस अनुपात में कहिए फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। फ्रांस देश के मेजॉरिटी में जो लोग थे वह ब्रेड खाते थे। ब्रेड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो ब्रेड लोग खाते थे और यहाँ ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी क्योंकि डिमांड बढ़ रहे थे। आबादी बढ़ने से ब्रेड का डिमांड बढ़ा था बच्चों, तो ब्रेड का जो प्राइस है वो भी तेजी से बढ़ा, ब्रेड महंगे हो गए। अब यहाँ जो भी लोग थे शहर में जो वर्कशॉप में काम करते थे लेबर के रूप में, वर्कशॉप कहीं अगर कोई सामान बन रहा है ऐसे दुकानों पर ये काम करते थे, तो वहां इनको फिक्स्ड सैलरी मिलता था, फिक्स्ड वेजेस मिलता था। और जो मालिक था वह इन लोगों को फिक्स्ड वेजेस दे रहा था। ये लोग अपने मालिक से रिक्वेस्ट भी किए कि वेजेस बढ़ाइए, तो मालिक तैयार नहीं हुआ, यानी इन लोगों का वेजेज फिक्स्ड था और ये बढ़ नहीं रहा था। और दूसरी तरफ ब्रेड के दाम बढ़ रहे थे, तो उस लिटिल इनकम से बहुत ही मुश्किल से ये उस ब्रेड को खरीद पा रहे थे, यानी ब्रेड खरीदना भी अब मुश्किल हो रहा था और उधर ब्रेड महंगा बिक रहा था। तो जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला था वह बढ़ने लगा। अमीर और अमीर होते गए महंगे महंगे चीजों को बेचकर, गरीब और गरीब होते गए महंगे महंगे चीजों को खरीद कर। इस स्थिति में फ्रांस आ गया। यह स्थिति और दयनीय हुआ जब कुछ साल फसल बर्बाद हो गए, सूखा पड़ने के कारण या ओला पड़ने के कारण फ्रांस देश का फसल जो है बर्बाद हो चुका था। तो वहां भोजन का संकट गहराया, भोजन का संकट फ्रांस देश के लोगों के पास आ गया। लोग ब्रेड के लिए लड़ने लगे, ठीक है, लड़ाई करने लगे। तो क्रांति का ये कारण बना, ब्रेड के जो दाम बढ़े और इन लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ी, तो वहां हाहाकार मच गया, ब्रेड नहीं लोग खरीद पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा ये कारण बना क्रांति का। तो लोग स्ट्रगल किए बच्चों सरवाइव करने के लिए। समझ में आया? अब अगला टॉपिक समझिए। अगला टॉपिक है एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी इसी बीच मध्यम वर्गीय लोग फ्रांस के समाज में आए। वो भी कहाँ आए? थर्ड स्टेट में। अभी तक जहां भी लोग विद्रोह करते थे, चाहे टैक्स के लिए कर रहे हो या ब्रेड के लिए कर रहे हो, तो जो विद्रोह करने वाले लोग थे या तो पीजेंट्स थे या लेबर थे, और ऐसे लोग अशिक्षित थे और गरीब भी थे। तो अब तक जिन लोगों ने विद्रोह का जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखा था वे लोग या तो पीजेंट्स थे या तो लेबर थे। और ये दोनों टाइप के लोग फ्रांस में गरीब भी थे और अशिक्षित भी थे। तो इनके पास साधन की भी कमी थी और प्लानिंग की भी कमी थी, जिसके कारण ये पीजेंट्स और लेबर लोग क्रांति तो कर रहे थे लेकिन इनकी क्रांति सफल नहीं हो रही थी। तो अब क्रांति का जो भार है वह थर्ड स्टेट के कुछ शिक्षित लोगों के ऊपर आया, कुछ धनी वर्ग के ऊपर आया,
जिनमें सबसे पहले ट्रेडर्स आए। ये मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थर्ड स्टेट से ही निकला था। तो थर्ड स्टेट में ही एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय लोग आए, जो कि पैसा भी कमाते थे और पढ़े लिखे थे, जिनके पास आइडियाज थे रेवोल्यूशन करने का। तो जिसमें ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, ये मिडिल क्लास में है। व्यापारी अपना व्यापार फ्रांस देश से बाहर, ओवरसीज ट्रेड इनका चलता था। तो फ्रांस देश से बाहर जाकर इनका व्यापार हो रहा था, तो बाहर से इनका पैसा आ रहा था। तो ये रिच थे, धनी थे। ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते थे, वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स, ऐसे कपड़े तैयार करते थे, वूलन का और सिल्क का। और इसको ये बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, और अपने ही देश में जो रिच लोग थे उनको सेल भी कर देते थे, तो वहां से भी इनको पैसा आ रहा था। तो ये धनी लोग थे। इसी ग्रुप में मिडिल क्लास में प्रोफेशनल लोग आए, प्रोफेशनल पेशेवर लोग, जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, वकील, प्रशासनिक अधिकारी लोग। अब ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये भी आवाज उठाने लगे हैं इक्वलिटी का, समानता का। ये बताने लगे कि समाज में गलत हो रहा है, ये नियम गलत है कि फर्स्ट स्टेट के लोग टैक्स नहीं देंगे, सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देंगे, क्यों केवल थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देंगे। इस तरह का आवाज ये उठाने लगे मिडिल क्लास के लोग, जो पढ़े लिखे थे, जो वेल्दी भी थे। वेल्दी और एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास में शामिल हो गए, और इन लोगों ने इस तरह से आवाज उठाया कि गलत हो रहा है, कुछ लोगों को जो जन्म से विशेष अधिकार दिया जा रहा है ये गलत है, ये समाज ही गलत है, समाज का इस तरह का रूप गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में किसी को अगर हम रिस्पेक्ट दें, समाज में किसी को स्टेटस हो तो उसके काम के आधार पर, ये नहीं कि जन्म के आधार पर, फर्स्ट स्टेट में जन्म ले लिए तो हम बहुत बड़े हो गए। तो इस तरह से इन लोगों ने विरोध किया कि समाज ये गलत है, समाज का ये रूप गलत है। तो समाज में लोगों को सम्मान उनके काम के अनुसार मिलना चाहिए, काम से लोग सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। इस तरह का आइडियाज ये मिडिल क्लास के लोग देने लगे। मिडिल क्लास में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग आ गए फिलोसफर्स, कुछ ऐसे फिलोसफर्स जिनके आइडियाज ने आगे चलकर रेवोल्यूशन का रूप दिया बच्चों। और फिलोसफर्स के आइडियाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें जॉन लॉक साहब, जीन जैक रूसो साहब, मॉन्टेस्क्यू साहब, ये सब फिलोसफर आए। इन्होंने अलग अलग आइडियाज देना शुरू किया। ऐसे फिलोसफर इक्वलिटी की बात करते थे, समानता की बात करते थे। ऐसे फिलोसफर सामान्य अधिकार, सामान्य अवसर की बात करते थे। ये फिलोसफर ने कहा कि समाज में निरंकुश शासन गलत है, एक आदमी के हाथ में सारा अधिकार जो मिल जाता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। रूसो साहब ने यहाँ तक कहा कि सरकार और लोगों के बीच एक संबंध होता है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बारे में बता रहे थे कि रूलर्स कैसे होने चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जो सरकार का जो पावर है वो सरकार के 3 अंगों में बांट देना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये 3 अंगों में बांट देना चाहिए। लेजिस्लेचर बच्चों नहीं समझ में आएगा तो पार्लियामेंट समझिएगा, जहाँ कानून बनता है बच्चों उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो बनाए हुए कानून को चालू करते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव नहीं समझ में आएगा तो गवर्नमेंट समझिएगा।
और जुडिशरी तो आप समझ ही रहे होंगे, ये सारे कोर्ट, उसको जुडिशरी कहते हैं। तो जुडिशरी कानून की रक्षा करते हैं। तो मोंटेस्क्यू साहब ने क्या कहा कि जो पावर है, रूल करने का जो पावर है, एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। गवर्निंग करने का जो पावर है 3 अंगों में बांट देना चाहिए। पावर जो है वह 3 अंगों में बटाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इस तरह से पावर को बांट देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आइडियाज इन लोगों ने देना शुरू किया, जिसको थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे और पैसे वाले लोग थे, ये लोग इनके आइडियाज को पढ़ना शुरू किए, इनके बुक्स को पढ़ना शुरू किए। और ये जिस आइडियाज की बात कह रहे थे बच्चों, इस तरह की व्यवस्था अमेरिका में आ चुकी थी। जिस अमेरिका को लुई 16 ही आज़ाद कराया था, वहाँ के 13 कॉलोनीज में ये सारी व्यवस्थाएं आ चुकी थी, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। तो अमेरिकन के 13 कॉलोनीज के लोग एक तरह से ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपना चुके थे, और इसी तरह के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को फ्रांस देश के लोग अपनाना चाहते थे। और ये लुई 16 से ये डिमांड कर रहे थे कि जिसको तुम आज़ादी दिलाए, वहाँ लोकतांत्रिक सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो वो सिद्धांत फ्रांस में क्यों नहीं है? तो ये भी एक कारण था बच्चों क्रांति का। कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स अपनाए थे, जो सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपनाए थे, अमेरिकन लोगों ने जिस तरह से अपने देश के लोगों को ह्यूमन राइट्स दिया था, मानव अधिकार, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा था फ्रांस के लोगों को। फ्रांस के लोग भी उस ह्यूमन राइट्स को मांग रहे थे अपने लुई 16 से। अब ऐसे इन लोगों के आइडियाज को लोग चर्चा करने लगे, इनके आइडिया चर्चा का विषय बन गया, और ये चर्चाएं कॉमन प्लेस पर होने लगी, जहां लोग इकट्ठा होते थे, चाहे टी शॉप हो, चाहे सैलून हो, जो भी कॉमन जगह था जहां लोग इकट्ठा होते थे, वैसे जगहों पर इनके आइडियाज को लेकर चर्चाएं होने लगी। न्यूज़पेपर और बुक्स में इनके आइडिया जब आते थे तो लोग उसको जोर जोर से पढ़ते थे, जिससे कि वे लोग सुन सकें जो पढ़ना नहीं जानते थे। तो क्रांति के युग में इनका भी बड़ा योगदान था, ऐसे फिलोसफर्स का। तो मिडिल क्लास जो आया बच्चों फ्रांस देश में, उसने एक तरह से क्रांति का जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया। अब मिडिल क्लास ये लड़ाई लड़ने लगा, क्रांति की लड़ाई जो था ये लड़ रहा था, और लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसको भड़काने में इन फिलोसफर्स लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। और लोग और ज़्यादा उग्र तब हुए जब लोगों ने सुना कि लुई 16 जो है टैक्स बढ़ाने वाला है, फ्रांस देश में टैक्स बढ़ाने वाला है। तो लोगों का जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वह पूरी तरह से क्रांति करने के लिए तैयार हो चुका था। तो अब बस क्रांति होनी बाकी थी। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्रांस देश में कैसे क्रांति हुई। तो इस वीडियो में बच्चों ये सब रेवोल्यूशन के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज हैं, एक तरह से कॉजेज, कारण। तो अतुल सर इस वीडियो में आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे कॉजेज, रीजन्स के बारे में बताएं, कारण के बारे में बताएं। तो इसे काफ़ी ध्यान से आप पढ़िएगा, जिससे कि आप परीक्षा में ये डिस्क्राइब कर सकें कि डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका ये सब आंसर है बच्चों। तो आप घर पर इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए, वीडियो को देखिए, और मेरी पढ़ाई कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी आगे की पढ़ाई देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।